जय हिंद साथियों, मैं तरुण कुमार आप सभी का इनगर परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम नायक सीरीज का फटाफट रिवीजन करने की सीरीज चल रही है। उसमें आज हम देखने वाले सेट नंबर 20 और सेट नंबर 21। इसका हम फटाफट रिवीजन करेंगे जो नवीन सर की नायक सीरीज है इसका। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, यदि आप लोगों ने इससे पहले की इसकी प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस नहीं की है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन सब की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी और सारे प्रैक्टिस सेट्स के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 20 का पहला प्रश्न है कि कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है। कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है जहां कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई है। उन 3 शहरों के नाम बताओ। तो वो 3 कौन कौन से शहर हैं? वो हैं जयपुर, बनारस और लखनऊ। कौन कौन से लखनऊ, बनारस और जयपुर घराने हैं? कथक से एक और घराना पूछा जाता है कि जो रायगढ़ घराना है, ये किससे संबंधित है? तो यह भी कथक से संबंधित है, और इस घराने के जो संस्थापक हैं वो है राजा राजा चक्रधर सिंह। और यह कहाँ का घराना है? छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। अगर बात करें लखनऊ घराने के संस्थापक की, तो लखनऊ घराने के जो संस्थापक हैं वो हैं ईश्वरी प्रसाद। वहीं जयपुर घराने के संस्थापक हैं भानु भानु जी महाराज। और वहीं बनारस घराने के संस्थापक हैं जानकी प्रसाद। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, हाँ, यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगी। आपको इस क्लास की पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो के अंत तक मिल जाएंगी। चलिए, त्रिमुखी त्रिमुखी पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत दिग्गज को जाता है? जो त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसी ताले हैं, इनका श्रेय किसको जाता है? तो इनका श्रेय जाता है, वो जाता है एम बाला मुरली कृष्णा को। किसको? एम बाला मुरली कृष्णा को। यह कर्नाटक संगीत से संबंधित है, और कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है पुरंदर दास को। किसको? पुरंदर दास को। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नाम बन जाता है पुरंदर दास जी का। अगर बात करें पंडित पंडित जसराज, जो मेवाती घराने से संबंधित हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने 2006 में एक हीन ग्रह का नाम इनके नाम पर एक हीन ग्रह का नाम रखा गया था। किसका? एक हीन ग्रह का नाम रखा गया था। किसने रखा था? अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने। कब? 2006 में। अगर पूछा जाए बड़े गुलाम अली खाना बड़े गुलाम अली खाना किस घराने से संबंधित है? तो है पटियाला घराने से संबंधित है। किससे? पटियाला घराने से। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, नृत्यांगिना युगल। जो नृत्यांगिना है युगल, कमलिनी और नलिनी, कौन? कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। वे किस नृत्य से संबंधित हैं? तो वे कथक से संबंधित। किससे? कथक से। आपको बताना है कथक से और 2 व्यक्ति कौन संबंधित, चर्चित व्यक्ति हैं जो संबंधित हैं, उनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बात करते हैं भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम की जो तंजावुर चौकड़ी है, जो तंजावुर चौकड़ी है, यह किससे संबंधित है? तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है। उनके नाम क्या है? चिन्नई, कोइनई, बड़ी बेलू और शिवानंदन। अगर युगल की बात की जाए कि भरतनाट्यम में कौन युगल प्रसिद्ध हैं, तो वो है बीपी धनंजय और शांता धनंजयम। कौन सी? बीपी धनंजयम और शांता धनंजयम युगल की बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो अपना अगला प्रश्न है विदुषी विदुषी शरण रानी विदुषी शरण रानी
किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक हैं, या यह किससे संबंधित है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो यह सरोद से संबंधित है। और यह पहली महिला है जो सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि पहली बांसुरी वादक कौन है, पहली महिला बांसुरी वादक कौन है, वो है अलका ठाकुर। कौन? अलका ठाकुर। और वहीं पहली महिला सितार वादक है अनुष्का शंकर, और पहली महिला तबला वादक है अनुराधा। अगर वहीं संतूर की बात की जाए तो पहली महिला संतूर वादक हैं वह ऋतु अधिकारी। कौन? ऋतु अधिकारी। और शहनाई वादक हैं बागेश्वरी कमर। कौन? बागेश्वरी कमर। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम बन जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। उड़ीसा का रज पर्व त्योहार। उड़ीसा का जो रज पर्व त्योहार है ये जीवन संगीत, सांस्कृतिक परंपरा और कृषि जीवन से संबंधित है। यह किस माह के 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो ये किस माह में 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो वो किया जाता है जून महीने में। तो जून महीने में जो रज पर्व होते हैं वो 3 प्रकार के रज होते हैं। कौन सा? जो पहली रज, दूसरी रज को मिथुन संस्कृति बोलते हैं, और तीसरी जो रज होती है उसे हम बूधा या बसी रज कहते हैं। क्या? बसी रज के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें उड़ीसा के अन्य त्योहारों की जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं, कोणार्क नृत्य महोत्सव, पुरी बीच, धनु यात्रा, नुआखाई, विष्णु संस्कृति। आपको बताना है कि जो कोणार्क का मंदिर है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह भी हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी क्या है यह आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। क्या? कमेंट बॉक्स में छापना है उड़ीसा की राजधानी को। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन भारत सरकार से पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं? तो कौन रहे हैं? वो रहे हैं बलवीर सिंह दोसांझ। कौन? बलवीर सिंह दोसांझ। इन्हें जो पद्म श्री मिला था वो मिला था 1957 ईस्वी में। इनकी एक महत्वपूर्ण बुक है, पुस्तक है, वो है द गोल्डन हैट्रिक। द गोल्डन हैट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, बलवीर सिंह दोसांझ जी की है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। वहीं अगर बात की जाए मिल्खा सिंह को पद्मश्री कब मिला? तो इनको मिला 1959 में। 1959 में धनराज पिल्ले को पहले खेल रत्न हॉकी से कब सम्मानित किया गया था? तो पहले जो खेल रत्न हॉकी से सम्मानित किए गए थे तो वो थे धनराज पिल्ले। अगर पूछा जाए कि पहले खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न मिला था वो कौन थे? तो वो थे सचिन तेंदुलकर। कब मिला? 2014 में। और सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले खिलाड़ी भी कौन है? तो वो है सचिन तेंदुलकर। अगर बात की जाए पहले खिलाड़ी जिन्हें पद्म विभूषण मिला था वो कौन है? वो है विश्वनाथ आनंद। कब? 2007 में। कब? 2007 में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, लॉन्स टेनिस में जो जोड़ी के खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई क्या होती है? अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो वो होती है युगल में जोड़ी की गई है तो जोड़ी में होती है 36 फीट। अगर वहीं सिंगल की पूछी जाए तो सिंगल की जो लंबाई होती है वो है 78 फीट, और चौड़ाई होती है 27 फीट। अगर ये इसी को युगल के बारे में पूछ लिया जाए तो 9 फीट एक्स्ट्रा होती है। 9 फीट एक्स्ट्रा होती है। अगर नेट की ऊंचाई पूछी जाए तो नेट की ऊंचाई होती है 3 फुट। बॉल का वजन पूछ लिया जाए तो 56.56 ग्राम से लेकर 59.4 ग्राम तक इसका वजन हो सकता है। इसी क्रम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर का द वॉल के नाम से भी जाना जाता है? द वॉल के नाम से किस भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है? वो है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को द वॉल के या उपनाम उनका क्या है? तो राहुल द्रविड़ का है द वॉल। अगर सचिन तेंदुलकर की बात की जाए तो इनको मास्टर ब्लास्टर या बॉम्बे बॉम्बर के नाम से भी जाना जाता है। क्या? मास्टर ब्लास्टर या बॉम्बे बॉम्बर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं कपिल देव को
हरियाणा हरिकेश के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई थी? तो महत्वपूर्ण पुस्तक बनती है स्वामी विवेकानंद जी की। आपको बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी को, और इनकी जो पुण्यतिथि या मृत्यु तिथि है वो है 4 जुलाई 1902 ईस्वी। अगर इनकी बुक की बात की जाए तो द ईस्ट एंड द बेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है। इनकी अन्य बुकें हैं जैसे वॉइस ऑफ फ्रीडम, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सारी की सारी योग से संबंधित पुस्तकें स्वामी विवेकानंद जी की हैं। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, सूरत को भारत की किस सिटी के नाम से जाना जाता है? या इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सूरत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सूरत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है डायमंड सिटी। क्या डायमंड सिटी, ग्रीन सिटी, सिल्क सिटी, मक्का का प्रवेश द्वार भी किसको कहा जाता है? तो वो भी सूरत को कहा जाता है। अगर वहीं ब्लू सिटी की बात की जाए तो ब्लू सिटी जोधपुर को, और सन सिटी भी जोधपुर को ही कहते हैं। पिंक सिटी जयपुर को, झीलों का शहर उदयपुर को, रेड सिटी बीकानेर को, आंतरिक सिटी बेंगलुरु को, ऑरेंज सिटी नागपुर को, वहीं गार्डन सिटी बेंगलुरु को, हाईटेक सिटी हैदराबाद को, एमपी सिटीज प्रयागराज को, और सैंडलवुड सिटी मैसूर को। और वहीं अगर पूछा जाए सिल्वर सिटी किसे कहा जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अपना अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ था? तो वो कौन थी? वो थी बलवंत राय मेहता समिति। कौन थी? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज को जोड़ा गया था। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, वो दी थी 1957 ईस्वी में, और जो स्वीकार की गई वो की 1958 ईस्वी में। इन्होंने जो राजनीतिक स्तर है उसको 3 स्तर में बांटा था। कौन सा? वो था गांव, ब्लॉक और जिला स्तर। गांव, ब्लॉक और जिला स्तर। इसी आधार पर राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में इसको स्वीकार किया था। पहली पंचायत कौन बनी थी? तो वो बनी थी बगधरी गांव। कौन सा? बगधरी गांव पहली पंचायत बनी थी। और वो कब बनी थी? वो बनी थी 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। नागौर जिला है जो राजस्थान में पड़ता है। अगर पूछे पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अन्य समितियां भी बनी थी, जैसे अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? 1977 की, यह भी पंचायती राज से संबंधित है। और GKV राव समिति 1958, ये किससे संबंधित है? तो यह भी पंचायती राज से संबंधित है। वहीं LM सिंघवी 1986 में जो समिति बनी थी वो किससे संबंधित है? तो वो भी पंचायती राज से संबंधित है। इसी क्रम में बात करते हैं पंचायती राज का संबंध किस अनुच्छेद से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है पंचायती राज का। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि पंचायती राज का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो अनुच्छेद की बात की जाए तो इसके जो अनुच्छेद हैं वो हैं 243 ए से लेकर 243 ओ तक। अगर सिंपल सी भाषा में पूछा जाए तो 243, 240, 243 किससे संबंधित है? तो वो पंचायती राज से संबंधित है। इसका जो भाग रहने वाला है वो है 9। पंचायती राज में कुल 29 या 29 विषय हैं। कितने? 29 विषय हैं। और एक 11वीं अनुसूची के तहत अनुसूची में रखा गया है। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी कब गई थी? एग्जाम में पूछा जाता है बहुत कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। और यह कब जोड़ी गई थी? क्योंकि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में यह 12 हो गई हैं। तो 4 अनुसूचियां किसी न किसी संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी। तो जो 11वीं जुड़ी है वो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। कब? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया है।
अगर वहीं बात करें भारत में कौन सा उच्च न्यायालय सबसे सबसे बाद में स्थापित हुआ था। अगर सबसे बाद वाला हाई कोर्ट की बात की जाए, सबसे बाद में कौन सा हाई कोर्ट बना था, वो बना था इलाहाबाद हाई कोर्ट। कब? 1861 के एक्ट के तहत इसको बनाया गया था और ये बन के तैयार कब हुआ था, तो यह 1866 में यह बनकर तैयार हुआ था। इसकी जो पीठ है वो है कहाँ पर? वो है लखनऊ में स्थित। कहाँ? लखनऊ में स्थित। अगर पूछा जाए दिल्ली हाई कोर्ट कब बना? 1966 में। अगर वहीं पूछा जाए कि जो नवीनतम हाई कोर्ट है वो कौन सा है, वो है अमरावती, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर पूछा जाए कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, अगर कुल हाई कोर्ट की बात की जाए, कुल हाई कोर्ट की बात की जाए वो है 25। 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? वो है अमरावती। कौन सा? अमरावती। अगर सबसे बड़ा हाई कोर्ट क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए तो वो झारखंड से है। अगर वहीं सबसे बड़ा हाई कोर्ट जजों की संख्या के आधार पर पूछा जाए तो वो इलाहाबाद रहने वाला है। क्या? इलाहाबाद रहने वाला है। इस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक विस्तारित है, तो वह है केरल राज्य। कौन सा? केरल राज्य। अगर पूछा जाए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो जो पद की शपथ दिलाता है वो दिलाता है राज्य की राज्यपाल। किसकी परामर्श पर? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर। और जो हाई कोर्ट है ये किस आर्टिकल में आते हैं? 214 में आता है। कितने में? 214 में आता है। अगर वहीं बात करें भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किस शासक ने लगाया था, तो सर्वप्रथम जो करिए जजिया कर लगाया गया था वो लगाया गया था मोहम्मद बिन कासिम, जो सिंध क्षेत्र से संबंधित है। किससे? सिंध क्षेत्र से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि कश्मीर क्षेत्र है इसमें जजिया कर किसने लगाया, तो इसमें जो जजिया कर लगाने वाला शासक था वो था ऐबक। कौन? ऐबक। अगर वहीं ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। और पूछा जाए कि जजिया कर खत्म किसने किया था, तो पहली बार जो खत्म किया गया था वो 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। लेकिन औरंगजेब ने इसको पुनः शुरू कर दिया। क्या? औरंगजेब ने इसको पुनः शुरू कर दिया और जड़ से या अंतिम बार लास्ट बिल्कुल किस शासक की ने इसको बिल्कुल खत्म कर दिया था, जड़ से खत्म कर दिया था, वो था जहांदार शाह ने। इसने जहांदार शाह ने कब? 1712 ईस्वी में। कब? 1712 ईस्वी में इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। अगर वहीं पूछा जाए कि अरबों अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अरबों ने आक्रमण किया कब। तो अरबों ने पहला आक्रमण किया 711 ईस्वी में, फिर दूसरा भी 711 में, तीसरा 712 ईस्वी में। जब 711 में किया था तब वो किया था अबेदुल्ला ने, 714 में बुदैल ने और 712 में कासिम ने। पहला सफल आक्रमणकारी भी कासिम को ही माना जाता है। कब? किसको? पहला सफल आक्रमणकारी कासिम को ही माना जाता है। अगर पूछा जाए कि उस समय पल्लवों का शासक कौन था, तो वो शासक था अपना नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसका शासन काल कितना कब से कब तक है, तो इसका जो शासन काल है वो 693 से लेकर 728 ईस्वी तक था। नरसिंह वर्मन ने कांची का कैलाश मंदिर बनवाया था। कांची पूछा जा सकता है कि कांची का कैलाश मंदिर किसने बनवाया, तो वो बनवाया था नरसिंह वर्मन ने। इसने नरसिंह वर्मन ने। अगर बात करें आक्रमण का क्रम, भारत पे आक्रमण का क्रम किस हिसाब से हुआ, तो पहले ईरानी आए, ईरानी के बाद यूरोपीय आए, यूरोपी के बाद ग्रीक आए, ग्रीक के बाद शक आए, फिर पल्लव, फिर कुषाण, फिर अरब, फिर टर्की। फिर टर्की आई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था, तो महमूद गजनबी की बात की जाए इसने जो सोमनाथ पर आक्रमण किया था वो किया था 1025 ईस्वी में। अब 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने कुल कितने आक्रमण किए, तो इसने कुल 17 आक्रमण किए थे। कुल कितने? 17 आक्रमण किए थे। अगर बात की जाए कि कन्नौज पर कब किया, तो 1000
1021 में, मथुरा पर 1018 में, कश्मीर में 1015 में एकमात्र विफल आक्रमण रहा था इसका, वो कौन सा था? वो था कश्मीर का आक्रमण। कश्मीर का आक्रमण। अगर बात की जाए तारीख ए तारीख ए शुभ शुभगीत पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं बेहानी। कौन? बेहानी। इसके लेखक रहने वाले हैं। अरब आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये चचनामा जो अली अहमद की पुस्तक है उससे इसका पता चलता है। अगर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें देख ली जाए मुगल काल की तो वो कौन कौन सी हैं जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं? जिससे तारिक ए अल्फी किसकी पुस्तक है? तो ये है मुल्ला दाऊद की फुतहात ए आलमगीरी किसकी है? ईश्वर दास नागर की। वहीं चार चमड़ किसकी है? चंद्रभान ब्राह्मण की। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की बहुत चर्चित पुस्तक है इसकी, हुमायूं नामा। अगर अकबर नामा पूछा जाए, अबुल फजल। अगर किताब उल हिंद अल बरूनी की एग्जाम में बहुत कई बार पूछी गई है, अल बरूनी की महत्वपूर्ण पुस्तक वह किताब उल हिंद। शाहनामा किसकी है? फिरदौसी की। किसकी? फिरदौसी की। अगर आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था? तो था तराइन का युद्ध। किस स्थान पर? तराइन पर इसको हराया था। कौन से युद्ध में? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया था। कब हुआ था? तो वो हुआ था 1191 ईस्वी में। कब? 1191 ईस्वी में। इसके गौरी और चौहान के बीच में इसमें चौहान की विजय हुई थी। इसे हम तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। वहीं दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, जो गौरी और चौहान के बीच लड़ा गया और इसमें गौरी की विजय हुई, और इसको हम तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। अगर वही पूछा जाए कि गौरी ने एक युद्ध और लड़ा था 1194 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी और जय सिंह, जिसे जयचंद के नाम से भी जाना जाता है। इसी युद्ध को हम चंदावर का युद्ध भी कहते हैं। किसका? चंदावर का युद्ध भी कहते हैं। जो अपना अगला प्रश्न है कि चेंचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? तो जो चेंचू जनजाति है वो ज्यादातर आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन कर्नाटक के कुछ भाग में भी चेंचू जनजाति पाई जाती है। महत्वपूर्ण जनजातियां जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, कई बार पूछी गई हैं, जैसे झारखंड की है मुंडा जनजाति और कूल जनजाति। वहीं राजस्थान की मीणा जनजाति और कोली जनजाति। कौन सी? कोली जनजाति। वहीं मध्य प्रदेश की भील जनजाति और बिरहोर जनजाति। उत्तराखंड की भोटिया सोनसारी। नागालैंड की ओवर अंगामी कुकरी जनजाति कहाँ की है? तो यह मणिपुर की। कहाँ की? मणिपुर की। बहुत ही एग्जाम महत्वपूर्ण होती है। अगर पूछा जाए कि मेघालय की गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो यह भी मेघालय में स्थित है। अगर लोसाई जनजाति की बात की जाए तो यह त्रिपुरा में। कोरकू जनजाति या अगरिया जनजाति, तो यह कहाँ पर की है? यह छत्तीसगढ़ की है। यह कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। और अंडमान और निकोबार की एक जनजाति है, वह शोपेन जनजाति। कौन सी? शोपेन जनजाति, जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। क्या? एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं? वो है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, शुष्क मिट्टी को ही हम मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से जानते हैं, और लवणीय मिट्टी को हम क्षारीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। वहीं
पीटमय मिट्टी को हम दलदली मिट्टी के नाम से जानते हैं, और वहीं एक अंतिम मिट्टी बचती है, वो है लाल मिट्टी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी बनती है। आपको बताना है कि लाल मिट्टी लाल किस वजह से होती है, किस तत्व की अधिकता के कारण यह लाल दिखती है, तो यह आपको कमेंट में बताना है। अगर पूछा जाए कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 16 जुलाई 1929 ईस्वी को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? इसको रेगुड़ो रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लावा मिट्टी, केरल मिट्टी, क्या केरल मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक सर्वाधिक आदर्श मृदा या सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो वो है जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईडीबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यह किस एक्ट के द्वारा बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी 1964 के एक्ट के तहत, और इसका जो मुख्यालय है वो महाराष्ट्र में स्थित है। अगर पूछा जाए कि आरबीआई का सहायक बैंक, जो आईडीबीआई है, यह आरबीआई का सहायक बैंक कब तक रहा? तो 1976 तक यह आरबीआई का सहायक बैंक रहा था। वहीं एनएसजी की स्थापना, एनएसजी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना भी किसने की? वो भी आईडीबीआई बैंक ने की। कब? 1992 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। इस क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी है जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है? क्यों वो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी का नाम देते हैं। क्या प्रच्छन्न बेरोजगारी का नाम देते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि कार्यबल की जनसंख्या में कितने वर्ष कितने वर्ष से कितने वर्ष उम्र तक के लोगों को शामिल किया जाता है? तो 15 से लेकर 59 वर्ष तक के लोगों को शामिल किया जाता है। वहीं रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण या परिवर्तन किसके कारण होता है? तो वो होता है बैटरी के कारण। बैटरी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो H2SO4 एक यौगिक पाया जाता है किसमें? बैटरी में। अगर पूछा जाए कि डायनामो होता है उसका काम क्या होता है? तो उसका काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। किसको? विद्युत ऊर्जा में बदलना। आकाश नीला दिखाई देने के कारण क्या है? तो आकाश जो नीला दिखता है वो किस कारण दिखता है? वो दिखता है प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से। किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से यह नीला दिखता है। आधुनिक आवर्त सारणी के आधुनिक आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो कितने तत्व हैं? वो हैं 18 तत्व। कितने? 18 तत्व। अगर पूछा जाए कुल आवर्त, जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें कुल कितने आवर्त हैं? तो इसमें कुल 7 आवर्त हैं। पहले आवर्त में 2 तत्व पाए जाते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व पाए जाते हैं, और वहीं चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व पाए जाते हैं। वहीं छठवें और सातवें आवर्त में 32 तत्व पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है रेलवे के एग्जाम के दृष्टि से। अगर पूछा जाए कि निश्चित ताप पर किसी गैस में दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? यह नियम कहलाता है बॉयल का नियम। चार्ल्स का नियम क्या कहलाता है? स्थिर दाब पर गैस का आयतन सीधे गैस के तापमान के समानुपाती होता है। वहीं डाल्टन का नियम बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो गैसीय मिश्रण पर लगाया गया दबाव व्यक्तिगत गैसों के आंशिक दबाव के योग के बराबर होता है।
योग्य के बराबर होता है। यह डाल्टन का नियम कहलाता है। वहीं बात करते हैं मानव मस्तिष्क का बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है। जो मानव मस्तिष्क का जो बाहरी आवरण होता है उसे हम दृढ़ तंत्र का या ड्यूरामेटर कहते हैं। क्या ड्यूरामेटर के नाम से जानते हैं। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो वो किया है संजना सांधी को। किसने? संजना सांधी को। अगर बात करें अक्षय कुमार किसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो रोड सेफ्टी के ये हैं। विराट कोहली एमआरएफ और मिंत्रा के हैं। बीपीसीएल की नीरज चोपड़ा और नाडा के सुनील रेड्डी। कौन? सुनील शेट्टी किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो वो है नाडा के। और बात की जाए हाल ही में महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है, तो वो है महाराष्ट्र राज्य। हाइब्रिड ऊर्जा ये कितनी हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादित करेगी, तो 15 मेगावाट। कितनी? 15 मेगावाट ऊर्जा उत्पादित करेगी। और बात करें हाल ही में आईपीएल में 250वां मैच खेलने वाले 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं। वो बने हैं रोहित शर्मा। उन्होंने कुल कितने मैच खेले हैं, तो खेले हैं 257। पहले स्थान पर कौन आता है, वो आते हैं MS धोनी 264 मैच। कौन से? 264 मैच। अगर बात करें हाल ही में भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 विश्व कप में किस टीम का स्पॉन्सर करेगा, तो किस टीम को स्पॉन्सर करेगा, तो वो करेगा स्कॉटलैंड और आयरलैंड को। किसको? स्कॉटलैंड और आयरलैंड को स्पॉन्सर करने वाला है। इसी क्रम में देखते हैं हम लोग सेट नंबर 21। अगर बात करें सेट नंबर 21 की, कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कामड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो वह तेरह ताली। यह राजस्थान के कुछ भाग में भी किया जाता है। राजस्थान का एक और है, वो है घपाल। कौन सा? घपाल। अगर मध्य प्रदेश के अन्य अन्य नृत्यों की बात की जाए तो वह चाटकोरा जो कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। वहीं भगोरिया भील जनजाति के द्वारा, बार कंबर जनजाति के द्वारा, परगोनी बैगा जनजाति के द्वारा। वहीं पूछे जाए बैगा कहाँ पर किया जाता है, तो यह 3 राज्यों में किया जाता है। कौन सा? उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। अगर पूछा जाए कौन सी सुप्रसिद्ध संगीत वाद्य मैंडोलिन से जुड़ी हैं। किससे जुड़ी हैं? वो मैंडोलिन से जुड़ी हैं। वो हैं यू श्रीनिवास। मैंडोलिन से जुड़े अन्य नाम हैं, 2 भाई हैं जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो हैं उपलापू श्रीनिवास और उपलापू राजेश। ये दोनों भाई हैं और 2 बहनें भी हैं जो मैंडोलिन से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर चर्चे में रहती हैं, जैसे श्री उषा हो गया और श्री शाह हो गया। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड में मवेशियों के सम्मान में कौन सा त्योहार दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है? वह सोहराय 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 कब मनाया जाता है? तो दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। किसके द्वारा? तो संथाल जनजाति है, संथाल जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है। किसके? संथाल जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि झारखंड के कुछ अन्य महत्वपूर्ण त्योहार कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं? जावा अविवाहित लड़कियों का त्योहार है। किसका? केवल इसमें अनमैरिड गर्ल्स ही भाग लेती हैं। झारखंड के अन्य त्योहार जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जैसे सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, वंदना हो गया,
हलपुनिहा हो गया, भगता परख हो गया, मकर हो गया, रोहिणी हो गया। कौन सा? भगता परख हो गया, भक्ता परब हो गया, मकर हो गया और रोहिणी हो गया। राजस्थान के राजस्थान के किसान खेतों में काम करते हुए कौन सा गीत गाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो कौन सा गीत गाते हैं? वो गाते हैं पखिंडा। कौन सा? पंखिंडा, पखिंडा गीत गाते हैं। राजस्थान के अन्य गीत जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कौन सा? लोटिया हो गया, मांड हो गया, अलगोजा हो गया, मंजीरा हो गया। जो अलगोजा और मंजीरा है, इन्हें राज्य के गीतों में वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। राज्य के गीतों में वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। अगर बात की जाए, बारह मास हो गया, सोहर हो गया, करवा हो गया, यह किससे संबंधित है? तो यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कुछ महत्वपूर्ण लोकगीत जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, उनको देख लेते हैं। तो जैसे जैसे मोंडकी गीत हो गया, कहाँ का है? गोवा का। बाउल गीत हो गया, बंगाल का हो गया। ओबी गीत महाराष्ट्र का हो गया। आला मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का हो गया। वहीं पोवाड़ा पोवाड़ा आपका महाराष्ट्र का हो गया। भावगीत कर्नाटक का हो गया। पाला गीत उड़ीसा का हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि वॉल वॉल बैडमिंटन में खिलाड़ी प्रत्येक गेम में किसी भी साइड द्वारा पहले कितने के अतिरिक्त अन्य सभी स्कोर करने वाले अपने छोर बदल लेते हैं? तो हैं 11 खिलाड़ी। क्या? 11। ये पूछा जाए कि जो बॉल बैटिंग है, बॉल बैडमिंटन है, इसमें कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें कुल 5 खिलाड़ी होते हैं। बॉल बॉल बैडमिंटन है, इसका इसका जन्म कहाँ हुआ? तो इसका जन्म भारत के तंजौर तमिलनाडु राज्य में हुआ। तंजौर या तमिलनाडु राज्य में हुआ। इसका जो क्षेत्र जहाँ पे ये खेला जाता है, उसका जो माप होता है वो 24 मीटर इंटू 12 मीटर होता है और ये ऊन की गेंद के साथ खेला जाता है। जो ऊन की गेंद होती है उसका वजन होता है 22 ग्राम से लेकर 23 ग्राम तक। बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। सर्वाधिक सर्वाधिक व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण सर्वाधिक व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो वो जीते हैं माइकल फेल्प्स ने। किसने? माइकल फेल्प्स ने, जो यूएसए के हैं। कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। इन्होंने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इन्होंने अब तक 28 मेडल जीते हैं। एक किससे से संबंधित है? तो यह एक तैराक है। कौन है? तैराक। इनका एक निक नेम है। इन्हें किन निक नेम से जाना जाता है? इनको फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। किसके? फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक आत्मकथा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है ब्रीथ द सरफेस। ब्रीथ द सरफेस इनकी आत्मकथा है। वो भी माइकल फ्लेक्स की है। किसकी? माइकल फ्लेक्स की आत्मकथा है। बात करें प्रसिद्ध उपन्यास जो प्रसिद्ध उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी, यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ये कहाँ से लिया गया? तो यह भी आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से एक चीज और ली गई है, अपना राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम। इसकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं? विश्व वृक्ष हो गया, कपाल कुंडला हो गया। क्या? कपाल कुंडला इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक बन जाती है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाने जाते हैं? तो किस नाम से जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं लोकनायक। अगर पूछा जाए कि देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? वो जाना जाता है चित्तरंजन दास जी को। किसको? चित्तरंजन दास जी को। वहीं राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, महामना मदन मोहन मालवीय और इन्होंने बनारस बनारस यूनिवर्सिटी की बनारस बीएचयू की स्थापना की थी। कब कब वो की थी? 1916 ईस्वी में। बाबूजी
बाबूजी, बाबूजी जगजीवन राम, बाबूजी जगजीवन राम। वहीं देश रत्न राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न के नाम से किसको जाना जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद को। बिहार विभूति डॉक्टर डॉक्टर अनुराग नारायण को, किसको? डॉक्टर अनुराग नारायण को। जननायक जननायक कर्पूरी ठाकुर को 2024 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। किससे? पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। राजा जी किसको कहते हैं? तो श्री राजगोपालाचारी को। किसको? श्री राजगोपालाचारी को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अपना अगला प्रश्न है कि कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं? 1 नवंबर को अपनी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो है कुल 7 राज्य। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़। और 1 नवंबर को ही 2 केंद्र शासित राज्य भी हैं जो 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। कौन से हैं? वो हैं पुडुचेरी और लक्षद्वीप। कौन? पुडुचेरी और लक्षद्वीप। अगर बात करें भारत में निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर, जो कटास राज मंदिर परिषद कई धर्मों के लिए मंदिरों के साथ स्थित है, वह कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में कुछ और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हिंगलाज मंदिर कहाँ पर है? तो यह भी कहाँ पर? पाकिस्तान में। वरुण मंदिर कहाँ पर है? तो यह भी पाकिस्तान में। यूएई का पहला हिंदू मंदिर का नाम क्या है? तो वह BAPS स्वामी नारायण मंदिर। BAPS स्वामी नारायण मंदिर यूएई का पहला हिंदू मंदिर है। अगर वहीं पूछा जाए कि म्यांमार की कुछ महत्वपूर्ण टेम्पल से आनंद मंदिर हो गया, गोल्डन पैगोडा कहाँ का है? तो वो भी म्यांमार का है। नेपाल का पशुपतिनाथ। चीन का केवान मंदिर। कौन सा? केवान मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो है चीन में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं वर्णित हैं। अगर पूछा जाए कि जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तब उसमें कितनी राजभाषाओं को शामिल किया गया था? तब उसमें केवल 14 राजभाषाओं को शामिल किया गया था। लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो कितनी अन्य भाषाओं को जोड़ा गया? तो कितनी अन्य भाषाओं को जोड़ा गया? तो 8 अन्य भाषाओं को जोड़ा गया था। सबसे पहले बात करते हैं राजभाषा। जो राजभाषा है ये किस भाग में? तो ये भाग 17 में राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है वह 243 से लेकर 251 तक, 243 से लेकर 251 तक। और यह 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। किसमें? 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। जो पहली सिंधी भाषा जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा। उसके बाद 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को कब जोड़ा गया? तो इनको जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। कब? 3 के तहत। महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकते हैं, जैसे अगर पूछा जाए कि 243 किससे संबंधित है? तो संघ की राजभाषा किसमें है? 243 में। राजभाषा पर संसदीय समिति या आयोग बनाया जा सकता है तो किसमें बताया गया? वो 344 में। 345 राज्य की राजभाषा क्या होगी? 345 में बताया गया है। वहीं 348 की बात की जाए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए राजभाषा का प्रावधान 348 में है। और वहीं 351 हमारा हिंदी के विकास के लिए निर्देश देता है। हिंदी के विकास के लिए निर्देश देता है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है?
वो बोली जाती है अंग्रेजी। अंग्रेजी 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 और कहाँ की है, तो नागालैंड की भी आधिकारिक भाषा है। नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो वो है हमारी अंग्रेजी भाषा। अगर पूछा जाए कि असमिया और बोडो कहाँ की भाषा है, तो असम की, दोंगरी जम्मू कश्मीर की, कन्नड़ और तुलु कर्नाटक की, मलयालम केरल की, कोकबोरोक त्रिपुरा की, अंगामी नागालैंड की, वहीं जो आओ जनजाति के द्वारा बोली जाती है। लेपचा जो लेपचा भाषा है वो सिक्किम की है, और मिजोरम की आधिकारिक भाषा है। अगर बात करें हिंदी, हिंदी भारत में संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किसी समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्माणित कर दिया गया था निर्धारित कर दिया गया था, तो वो किया गया था प्रारूप समिति के द्वारा। आपको बताना है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगर वहीं पूछा जाए कि राजभाषा किस अधिनियम के द्वारा लाई गई थी, तो वो था अधिनियम 1963 का अधिनियम। 1963 का अधिनियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, जो अपना अगला प्रश्न है, कोंकणी कोंकणी किसकी आधिकारिक भाषा है, तो दमन और दीव की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। कौन सी कोंकणी है। अगर बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो जो दिल्ली सल्तनत है इसकी दरबारी भाषा कौन थी। जो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन थी, वो थी फारसी। कौन सी, फारसी इनकी दरबारी भाषा थी। और आधिकारिक भाषा के रूप में इसको किसने अपनाया था, तो किसने अपनाया था, तो वो अकबर ने इसको आधिकारिक आधिकारिक भाषा के रूप में बनाया था। अगर बात की जाए दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश स्थापित हुए, तो कुल 5 वंश स्थापित हुए। कौन कौन से, गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक, इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आए खिलजी वंश 1290 से 1320, जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद तुगलक वंश आया 1320 से लेकर 1414 तक। उन 1320 से लेकर 1414 तक इसका जो संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद आया अपना सैयद वंश। कौन सा, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। इसका जो संस्थापक था वो था खिरिज खां। कौन, खिरिज खां। और उसके बाद अंतिम जो दिल्ली सल्तनत का वो था लोधी वंश। कौन सा, लोधी वंश। लोधी वंश कब, 1451 से लेकर 1526 तक। और जो इसकी स्थापना की थी वो की थी बहलोल लोधी ने। किसने, बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी का जो शासन काल रहा था वो 1451 से लेकर 1489 तक। 1489 तक। और सबसे लंबा शासनकाल किस शासक का रहा, तो वो था बहलोल लोधी का। लगभग 38 वर्ष, कितने, 38 वर्ष तक इसने शासन किया था दिल्ली पर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, जो अपना अगला प्रश्न है, कुब्बत उल इस्लाम कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो यह इसका निर्माण किया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और यह भारत की पहली तुर्की मस्जिद थी। कौन सी, भारत की पहली तुर्की मस्जिद थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1206 से लेकर 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी लाहौर थी। और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, चौगान चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कहाँ पर स्थित है, तो वो अजमेर में स्थित है। इसे हम लाख वक्स या पील वक्स के नाम से भी जानता जाता है। इसे लाख वक्स या पील वक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुलाम वंश जो गुलाम वंश है इसके शासकों का क्रम क्या रहा है। पहले आया कुतुबुद्दीन ऐबक,
फिर आया आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद आया रुकनुद्दीन फिरोज, और फिर अंतिम शासक था वो था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान बहुत ही महत्वपूर्ण शासिका है, और रजिया सुल्तान को ही पहली पहली मुस्लिम मुस्लिम शासिका के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए दिल्ली में प्रथम प्रभुत्ता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता था, या गुलामों का गुलाम कहा जाता था। और इसने इसने अपनी राजधानी लाहौर को न बनाकर दिल्ली को बनाया था। किसको? दिल्ली को बनाया था। किस मंगोल नेता या कमांडर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की थी? वो था चंगेज खान। अगर बात की जाए 1218 में इसने एक आक्रमण किया था, वो क्या था? ख्वारिज्म का आक्रमण। कब ख्वारिज्म का आक्रमण? 1218 में। उसके बाद 1219 में ट्रांस अस्कानिया का आक्रमण। उसके बाद 1212 में, 1221 में भारत पर आक्रमण किया, लेकिन यह असफल रहा और इसने भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया। और इसकी 1227 ईस्वी में अंतिम तौर पर मृत्यु हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब अपना अगला प्रश्न है रजिया बेगम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो वो था तुर्कों का। किसका? तुर्कों का। तुर्की इतिहास में पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। तो पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। इनके पिता का नाम था, वो था इल्तुतमिश, और इसकी जो माता थी उनका नाम था तुर्कान। क्या? तुर्कान इनकी माता का नाम था। आपको बताना है, इनसे एक प्रश्न और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु किस किले में हुई थी? इनकी मृत्यु किस किले में हुई थी? इनकी मृत्यु किस किले में हुई थी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? या हिमाचल प्रदेश से संबंधित प्रमुख दर्रा कौन सा है? या कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है? तो जो सिपकीला दर्रा है यह कहाँ पर पाया जाता है? तो यह हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। यह बर्फीले तूफान का दर्रा, इसको बर्फीले तूफान का दर्रा भी कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण दर्रे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जाए कि जो जोजिला दर्रा है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह लद्दाख में स्थित है। नाथुला दर्रा और जिलेपा जिलेपला दर्रा कहाँ पर है? तो सिक्किम में स्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, वही बनिहाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में, खादुर्गला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में, रोहतांग बारा या बल बडला चला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो यह हमारा हिमाचल प्रदेश में है। माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में, यंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, बोमडीला दर्रा, दिपुला दर्रा या लिखा पानी दर्रा, तो यह भी कहाँ पर? यह भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपको बताना है पाल घाट किनके मध्य स्थित है? तो जो पाल घाट है वह नीलगिरी और अन्नाई मलाई की जो पहाड़ियां हैं इनके बीच स्थित है। और यह केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। किनको? केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। घाट से संबंधित दो प्रश्न और पूछे जाते हैं कि जो थाल घाट है और भोर घाट है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह पश्चिमी घाट पर स्थित है। जो थाल घाट है वह मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और जो भोर घाट है वह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। इसी क्रम में बढ़ते हैं। टॉ ग्रुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने का कार्य करता है? जो टॉ ग्रुप दर्रा है यह भारत को किस देश के साथ जोड़ने का कार्य करता है? तो यह म्यांमार को भारत से जोड़ता है। इसको म्यांमार को भारत से जोड़ता है। अगर बात की जाए कि जो दिफू दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यह किन किन देशों के बीच स्थित है? यह किन देशों को जोड़ने का कार्य करता है? यह भारत, चीन और म्यांमार को जोड़ने का कार्य करता है। क्योंकि भारत, चीन और म्यांमार को जोड़ने का कार्य करता है। वहीं दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश का भारत और म्यांमार को जोड़ता है। वहीं योंगयाप दर्रा
जो अरुणाचल प्रदेश में है, भारत और तिब्बत को जोड़ता है। वहीं बोमडीला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है, भारत और लहास को जोड़ता है। किसको? लहास को जोड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं कि आपको बताना है कि एडम स्मिथ की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन किन की पुस्तक है? तो वह है एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ को ही इकोनॉमिक का जनक भी, इकोनॉमिक का फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? वो भी एडम स्मिथ को कहा जाता है। वहीं अमर्त्य सेन की बात की जाए तो पोवर्टी एंड फेमिनिन पॉवर्टी एंड फेमिनेस किन की पुस्तक है? तो वो भी अमर्त्य सेन की। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की महत्वपूर्ण पुस्तक। जे एम स्कीम्स की द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किनकी पुस्तक है? तो वो जे.एम. किम्स की। कोसापी जो कोसपी किस देश का सूचांक है? तो जो कोसपी है वो है साउथ कोरिया का। महत्वपूर्ण सूचकांक जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे निक्की कहाँ का? जापान का। सी एस सी 40 फ्रांस का, और हैंग शेंग सिंगापुर का। वहीं DAX जर्मनी का सूचकांक है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है कि एक तरंग की जो गर्त होती है, इस तरंगे ऐसी होती हैं जो ये जगह होती है, इसको इसकी गहराई को क्या कहा जाता है? तो जो इसकी जो गहराई होती है इसको हम आयाम कहते हैं। क्या आयाम कहते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलमय बनाती है? क्या अमलगम बनाती है? तो वो है पारद, या फिर पारद को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? इसको हम पारा भी कहते हैं। क्या? पारा भी कहते हैं। अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने LGBTQ+ समुदायों पर किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? इसका जो मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है लेस्बियन, जी का मतलब होता है गे, बी का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, टी का मतलब होता है ट्रांसजेंडर, और क्यू का मतलब होता है क्वेल, जो किसी भी समुदाय से संबंधित नहीं होते हैं। तो इनके जो अध्यक्ष बने हैं वो हैं राजीव गौबा। कौन है? राजीव गौबा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में नौकायन में पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला कोटा किसने हासिल किया है? तो किसने हासिल किया है? वो है बलराज पवार ने। किसने? बलराज पवार ने। धीरज बॉम्बे देवरा धीरज बॉम्बे देवरा तीरंदाजी से संबंधित है, इन्हें तीरंदाजी के लिए चुना गया है। वहीं सूरज पवार को 20 किलोमीटर की रेस वॉक के लिए चुना गया है। वहीं अंकुश अंकुश अग्रवाल को अंकुश अग्रवाल को घुड़सवारी के लिए चुना गया है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की प्रसिद्ध प्रसिद्ध गायिका करजीबाना करिश्बाना चौधरी को पद्म श्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। वो किस देश की हैं? वो है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या है? ढाका। अगर बांग्लादेश की मुद्रा पूछ ली जाए तो वह टका। क्या है? टका। आपको बताना है वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर पूछा जाए कि हाल ही में IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? वो बने हैं यजुवेंद्र चहल। कौन बने हैं? यजुवेंद्र चहल। यही था हमारा इस सेट का अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले इस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी और प्रैक्टिस सेट्स के फटाफट रिवीजन के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।